नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों के साथ साथ चंडीगढ़ की इकलौती लोकसभा सीट को लेकर सियासी समीकरण साधने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। माना जा रहा है कि अकाली दल से गठबंधन नहीं होने के कारण इस बार बीजेपी का पलड़ा हल्का हो गया है और विपक्षी गठबंधन की दावेदारी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई है। लोकसभा के चुनावी समर में पंजाब की 13 लोकसभा सीटों के साथ साथ चंडीगढ़ की एक सीट पर भी जीत को लेकर सियासी गुणागणित शुरू हो गई है, क्योंकि इस बार चंडीगढ़ सीट का गणित पिछले चुनाव से अलग है। पिछले लोकसभा चुनाव में जहां चंडीगढ़ सीट पर बीजेपी और अकाली दल साथ साथ थे और विपक्षी दल के तौर पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग मैदान में थी, वहीं इस बार अकाली दल से गठबंधन नहीं होने के बाद सियासी अखाड़े में 4 प्रमुख पार्टियों के कैंडिडेट मैदान में होंगे। चंडीगढ़ सीट को लेकर बड़ी बात यह भी है कि पहली बार बीजेपी अपने 34 साल पुराने सहयोगी शिरोमणि अकाली दल के बगैर चुनावी मैदान पर उतरेगी, जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के तहत मैदान में होंगी। अब सवाल उठता है, क्या बीजेपी अपने 10 साल पुराने किले को फिर से बचा पाएगी? नहीं, बिल्कुल हम जो है ये मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे। जो गांव की राजनीति मैं करता हूँ उस राजनीति पे मैं काम करूँगा। पंजाबियों की राजनीति पे लोगों के बीच में जाऊँगा। बहुत फ़र्क पड़ेगा इसमें। हम जीत के करीब पहुँचने की उम्मीद है हमें कि हम जीत सकते हैं यहाँ से, क्योंकि चंडीगढ़ में हम पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपको वह चौथे पंजाब में तो हम लड़ते रहे हैं, चंडीगढ़ में हम पहली बार जो है लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे इस बार। जो आप गठबंधन की बात कर रहे हैं, गठबंधन तो अभी तक तार-तार हो चुका है। अब कौन से गठबंधन की बात कर रहे हैं मुझे मालूम नहीं है। बाकी भारतीय जनता पार्टी के 25,000 वॉलंटियर्स पूरे चंडीगढ़ में काम कर रहे हैं और हम 60% वोट से अबव लेंगे वोट शेयर। तो भारतीय जनता पार्टी 100% चंडीगढ़ सीट जीतेगी। 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखें। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर करीब 42% था, जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 27 और 24% था। वहीं 2019 के चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर करीब 50% था, जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 40 और 3% था। इस बार के इस संदर्भ में जो आजकल है उसमें मुझे ये लगता है कि अगर अकाली बीजेपी अलायंस नहीं होती तो इसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है कि जो यहाँ की सिख वोट है जो काफ़ी कम है वो शायद बीजेपी को शायद ना जाए। पर शहर का जो एक करैक्टर है ये ज़्यादातर सेंटर के साथ भी जाता है और जो शहर की कंपोजिशन है और जो कॉलोनीज़ हैं या गांव हैं उसमें जो बीजेपी की सोच या जो बीजेपी का इस समय पॉलिटिकल नैरेटिव है उसकी ज़्यादा अपील है। तो मुझे ये लगता है कि इस इलेक्शन में बीजेपी को उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। चंडीगढ़ लोकसभा सीट पर कभी कांग्रेस का दबदबा था, लेकिन साल 2014 और 19 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इस सीट पर जीत अख्तियार की। मौजूदा वक्त में यहां से बीजेपी के किरण खेर सांसद हैं। बदले सियासी समीकरण के बीच कांग्रेस का मानना है कि इस बार के चुनाव में उसके पास बहुमत ज्यादा रहेगा। कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारी में चंडीगढ़ से लगी हुई है और कल ही एक बढ़िया मीटिंग हमारी चंडीगढ़ में हुई है बूथ लेवल असिस्टेंट्स को लेकर, और हम वॉर रूम भी हमने सेटअप कर दिया और हम पूरी तरह से लगे हुए हैं। हमें आम आदमी पार्टी का भी पूरा सहयोग चंडीगढ़ के अंदर मिल रहा है और अभी आपने मेयर के चुनाव के अंदर भी देखा होगा कि किस तरह से जब हम इकट्ठे होकर लड़े और एक शानदार जीत हमने यहाँ पर हासिल की। उसके बाद FNCC का इलेक्शन हुआ, उसमें भी हमारी 3 सीटें हम जीते जो हमारा गठबंधन है। तो आम आदमी पार्टी के आने से और कांग्रेस की वोट बिल्कुल ठीक है कि इकट्ठे होने से जो स्प्लिट होता था वोट का वो रुक जाएगा और वो जो लाइक माइंडेड वोट है वो कांग्रेस को कैंडिडेट को या अलायंस के कैंडिडेट को आप जैसे भी कह लीजिए पड़ेगी। चंडीगढ़ की एक सीट पर 7वें चरण यानी 1 जून को चुनाव होंगे, वहीं 4 जून को नतीजे आएंगे। अब देखना ये होगा क्या इस बार बीजेपी अकेले दम पर चंडीगढ़ सीट को बचा पाएगी या नहीं। चंडीगढ़ लोकसभा सीटों में पिछले 10 सालों से बीजेपी का कब्जा रहा है और जिस तरह से सियासी घटनाक्रम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है, तो लगभग 34 सालों के बाद शिरोमणि अकाली दल और भाजपा सहयोगी नहीं होंगे। यानी कि चंडीगढ़ लोकसभा सीटों में भाजपा अकेले मैदान में उतरेगी। वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 सीटें पार करने की ताल ठोक चुके हैं, लेकिन सियासी पंडितों की माने तो शिरोमणि अकाली दल बीजेपी की राह में बड़ा रोड़ा बन सकता है। अब ऊंट किस करवट बैठता है ये तो आने वाला वक्त ही
तय करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट गिरीश दुर्गापाल के साथ ललित शर्मा, चंडीगढ़। लुधियाना से कांग्रेस के सांसद रह चुके रवनीत सिंह बिट्टू भी अब बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। बिट्टू के बीजेपी में आने के बाद लुधियाना सीट की लड़ाई अब और ज्यादा दिलचस्प हो गई है। देखिए लुधियाना से आज तक संवाददाता मंजीत सहगल की ये ग्राउंड रिपोर्ट। 2024 लोकसभा में जीत के लिए सियासी दल हर हथकंडा अपनाने के लिए तैयार हैं। हर दिन सियासी उठापटक देखने को मिल रही है। 400 पार का नारा लेकर चुनावी समर में उतरी बीजेपी इस बार पंजाब में अकेले ही चुनाव लड़ने के लिए कमर कस रही है, इसीलिए वो जमकर बैटिंग भी कर रही है। एक तरफ वो आम आदमी पार्टी के एकमात्र सांसद सुशील कुमार रिंकू को बीजेपी में ले आई है, तो लुधियाना से कांग्रेस के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने भी भगवा पट्टा ओढ़ लिया है। एक गैप पंजाब में जो एक पुल का ब्रिज का काम करने की जरूरत है, किसानों को साथ लाने की, वहां के मजदूरों को साथ लाने की, वहां के दुकानदार इंडस्ट्रीज को साथ लाने की, वो काम क्योंकि सरकार 10 साल रही, आगे भी लोगों ने फैसला जो किया है वो सरकार मोदी जी की बननी है, तो हम क्यों पीछे रहें? हमारी पंजाब क्यों पीछे रहे? रवनीत बिट्टू भले ही बीजेपी ज्वाइन करने की वजह पंजाब का विकास बता रहे हो, पर क्या बीते कुछ सालों में लुधियाना का विकास हो पाया? ये जानने के लिए आज तक संवाददाता मंजीत सहगल लुधियाना पहुंचे। पंजाब में 1 जून को लोकसभा चुनावों के लिए मत पड़ने वाले हैं और पंजाब के इश्यूज को टटोलने के लिए हम लोग इस वक्त मौजूद हैं लुधियाना में। लुधियाना एक औद्योगिक शहर है और मेरे अगर आप दाईं ओर देखें तो आपको एक गंदा काला नाला दिखाई दे रहा होगा। इसका नाम है बुढ़ा नाला। इसे बुढ़ा नाला क्यों कहते हैं और इस बुढ़े नाले की वजह से आसपास के लोगों को क्या दिक्कतें आ रही हैं, आप सुनेंगे तो शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये बुढ़ा नाला दरअसल सतलुज नदी की सहायक नदी हुआ करता था, लेकिन जब से लुधियाना में औद्योगिकरण हुआ, सारा प्रदूषण और प्रदूषित पानी, केमिकल्स और एफ्लुएंट्स इस नाले में गिराए जाने लगे और ये नाला इतना ज्यादा प्रदूषित हो गया कि आसपास के लोगों का जीना दूभर हो गया। लुधियाना में करीब 65% हिंदू वोटर है। बावजूद इसके बीजेपी के लिए हर बार लुधियाना की सीट दूर की कौड़ी साबित हुई है। पर अब जब लुधियाना से 2 बार सांसद रह चुके रवनीत सिंह बिट्टू ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, तो क्या इस सीट पर बीजेपी का खाता खुल पाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। पंजाब च ਉਹ ਵੰਡ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਦੀ, ਜਾਤ ਦੀ ਤੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਆਬਵੀਅਸ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਪਗੇਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ श्योर पंजाब ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਰੈਸ਼ਨਲ ਚੋਇਸ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ। अपनी सहूलियत के लिए दूसरी पार्टी में चले जाना अलग बात है, संघर्ष करके वहीं आप परफॉर्म करके दिखाना तो लोग एडमायर करते हैं उस लीडर को। तो ये अब बिट्टू जी के ऊपर है, जो लोग डिज़र्व करते हैं उन तक पहुंचाना है। हम उसके लिए हमेशा संघर्ष करते रहेंगे और जो हमारी सोच, कांग्रेस पार्टी की सोच, जो हमारे इंडिविजुअल जहाँ से कैंडिडेट आएंगे उनका विजन लेके लोगों के बीच में जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके का वर्कर आज बिहेव कर रहा है सुबह से, अगर वो इलेक्शन के दिन तक कायम रहा तो यहाँ इलेक्शन बहुत दिलचस्प होने वाला और कांग्रेस बहुत अच्छे से मजबूती से जीतेगी। चुनावों में जितना महत्व एक वोट का होता है, उतना ही महत्वपूर्ण जनता के मुद्दे होते हैं। यही वजह है कि अब जब रवनीत बिट्टू पाला बदल कर बीजेपी में आ गए हैं, तो जनता अपने मुद्दों को लेकर उन पर दोबारा एतबार कर पाती है या नहीं। ये तो सीधा पे जाली लगाई है और कुछ नहीं किया है। 8 करोड़ रुपए 3 बार आ चुके, कहने पक्का करेंगे नाले को, आज तक पक्का नहीं हुआ। ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਬਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ, ਵਿਚਾਰੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕੰਮ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗੋਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਨਾਲਾ ਜੀ ਸਾਫ਼ कर देता जी, दिखाता सतलुज गंदा नाला, फिर वही हाल है। ये फ्रेश होता था, साफ होता था, लोग नहाते थे यहाँ पर। जब वहाँ से जब हम यहाँ पर आए, हमको पता ना, हम लोग खोजते थे को नदी कहाँ गई। बाद में पता लगा कि वही नदी यहाँ ये हाल हुआ पड़ा इंडस्ट्रीज के पानी से। इतना गंदा, कोई सुधार नहीं है, इसको सही होना चाहिए।
बहरहाल अब देखना ये होगा कि लुधियाना सीट पर बदले समीकरण से किसे फायदा होता है और किसे नुकसान, क्योंकि इस बार लोकसभा के सियासी दंगल में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के साथ अकाली दल और बीजेपी भी मैदान में है। लुधियाना सीट को लेकर एक दिलचस्प बात ये भी है कि 2022 के विधानसभा चुनावों में लुधियाना की 9 सीटों में से 8 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में गई थीं। लुधियाना से मंजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो। चुनावी समर में सिर्फ नेता ही नहीं बल्कि पब्लिक भी एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। संगरूर के एक गांव में लोग नेताजी से इस कदर खफा हैं कि उन्होंने गांव में नो एंट्री का पोस्टर लगा दिया है। साथ ही साथ चेतावनी दे दी गई है कि अगर नेताजी आएंगे तो विरोध के लिए वो खुद ही जिम्मेदार होंगे। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद जहां पार्टियां चुनाव प्रचार में जुट गई हैं, तो वहीं वोटर्स भी नेताओं की आवभगत की तैयारियों में जुट गए हैं। तस्वीरें संगरूर के नमोल गांव की है, जहां किसान आंदोलन में शामिल किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन एकता आजाद ने विरोध जताने के लिए अनोखा तरीका अख्तियार किया है। संगठन से जुड़े लोगों ने अपना विरोध जताने के लिए नमोल गांव में बीजेपी नेताओं की एंट्री पर पूरी तरह से बैन लगाने का फैसला किया है। गांव के नुक्कड़, चौराहों और मकानों पर बीजेपी नेता के नो एंट्री वाले पोस्टर भी जगह जगह लगाए गए हैं। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨ ਲਈ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਗਭਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੱਟੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਤੇ ਗੋਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੱਲੇ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸਿੱਧੀ ਗੋਲੀ ਸਿਰ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੂਗਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਬਕਾਇਦਾ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ। विरोध जताने के लिए लगाए पोस्टरों में साफ साफ लिखा है कि अगर बीजेपी से जुड़ा कोई भी उम्मीदवार या नेता गांव में आता है तो वो अपने विरोध के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। इसके अलावा इन पोस्टरों में किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसान शुभकरण सिंह की फोटो भी लगाई गई है। ਇਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰੇ ਨੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਖੜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। बीजेपी का विरोध करने वाले लोगों में नौजवान किसानों के साथ महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल हैं। नमोल गांव के किसानों का मानना है कि केंद्र सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है, फिर चाहे वो एमएसपी का मुद्दा हो या फिर किसान आंदोलन के दौरान किए गए वादों का मुद्दा। इतना ही नहीं, ये किसान हाल में पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच हुए संघर्ष को लेकर भी बेहद खफा है। संगरूर से बलवंत सिंह विक्के के साथ आज तक ब्यूरो। माफिया और बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी की मौत की चर्चा का विषय लगातार बना हुआ है ये, और कोई इसे हत्या की साजिश कह रहा है तो कोई इस पर सियासत कर भी रहा है। हम आपको मुख्तार अंसारी का पंजाब कनेक्शन सबसे पहले बताते हैं कि कैसे यूपी का एक माफिया पंजाब पहुंचा और वहां की जेल में मौज मस्ती के दिन काटने के बाद जब उसे दोबारा यूपी लाने की तैयारियां की गई तो उसे मौत का डर सताने लगा। माफियाओं का आका और पूर्वांचल का बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी अब भले ही इस दुनिया को अलविदा कह चुका है, पर जब जब मुख्तार अंसारी की क्राइम फाइल्स के पन्ने पलटे जाएंगे तब तब मुख्तार अंसारी के पंजाब कनेक्शन का जिक्र किया जाएगा। साल 2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आने के बाद मुख्तार अंसारी ने साल 2020 में पंजाब का रुख किया और करीब 2.25 साल रोपड़ जेल उसका ठिकाना बना। मुख्तार पर पंजाब के मोहाली में एक बिल्डर से 10 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप था और इसी मामले में उस पर पंजाब में केस दर्ज किया गया था, जिसके बाद पंजाब पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर उसे मोहाली लाई थी। जिस वक्त मुख्तार अंसारी को पंजाब लाया गया था उस वक्त पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी और इसके बाद जब यहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ तो मौजूदा आम आदमी पार्टी सरकार ने
विधानसभा में दावा किया था कि पिछली कांग्रेस सरकार ने अंसारी को बचाने के लिए यहां फर्जी केस दर्ज किया और फिर जेल में लाकर मजे से रखा। नामी गैंगस्टर मुख्तार अंसारी was kept in a Punjab jail for 2 years and 3 months। एक जाली FIR करके मोहाली दे विच उस शख्स ते 10 पर्चे से यूपी ते एक जाली FIR करते उस FIR दे विच कोई चलान नहीं होया सर। उस FIR चों डिफॉल्ट बिल नहीं लई सर ते इन्ना ही नहीं सर। This is very important, this is related to law and order of Punjab। Let me finish। Let him complete। This is related to law and order of my state। Let me complete sir, this is very important। Let him complete। सर 2 साल 3 महीने ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਬੰਦੇ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। He was given a VIP treatment। उसकी वाइफ उस जेल 'ਚ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ सर। अंसारी के रसूख को इस बात से समझा जा सकता है कि उसके लिए यूपी और पंजाब की सरकारें सुप्रीम कोर्ट में भिड़ गई थी। दोनों सरकारों को सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देना पड़ा था। पंजाब सरकार मुख्तार अंसारी को अपने यहाँ की जेल में रखना चाहती थी, जबकि यूपी की योगी सरकार मुख्तार अंसारी को यूपी लाकर उसके अपराधों में ट्रायल कराकर सजा दिलाना चाहती थी। सर यूपी गवर्नमेंट ने 26 वारी प्रोटेक्शन वारंट कढ़िया 26 वारी पंजाब ने सुनिया नहीं। देन द यूपी गवर्नमेंट filed a writ in Supreme Court of India ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਿਹਦੀ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ 55 ਲੱਖ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। यूपी में योगी सरकार आने के बाद वो पंजाब से यूपी आकर यहाँ की किसी जेल में नहीं रहना चाहता था, क्योंकि उसे अपने एनकाउंटर होने का डर सता रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साल 2021 में यूपी सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे पंजाब से यूपी शिफ्ट कराने का आदेश दिया था। आज तक ब्यूरो। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने साल 2024-25 के लिए 12 अरब 60 करोड़ 97 लाख 38 हजार रुपए का बजट पेश किया है। इस बजट को गोल्डन टेम्पल के तेजा सिंह समुद्री हॉल में पेश किया गया था। साथ ही SGPC की बैठक में किसान आंदोलन, बंदी सिखों की रिहाई से जुड़े अलग अलग प्रस्ताव भी पेश किए गए। पिछले साल SGPC की तरफ से 11 अरब 38 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था। सालाना बजट में 100 करोड़ रुपए धर्म प्रचार के लिए रिजर्व रखे गए थे। इसके अलावा SGPC अब जेलों में बंद बंदी सिखों की रिहाई के लिए कानूनी पैरवी भी करेगी और इसके लिए 30 लाख का फंड रिजर्व किया गया है। बजट में तख्त श्री दमदमा साहिब से गुरुबाणी के प्रसारण के लिए एक YouTube चैनल स्थापित करने का भी फैसला किया गया है, जिसके बाद देश विदेश के लोग गोल्डन टेम्पल के साथ साथ दमदमा साहिब से भी गुरुबाणी का सीधा प्रसारण देख पाएंगे। पंजाब के सीएम भगवंत मान अपनी पत्नी डॉक्टर गुरप्रीत कौर और अपनी बेटी के साथ सीएम आवास पहुंचे हैं, जहां गुलाबों की और पंखुड़ियों के साथ ढोल नगाड़ों के साथ पूरे परिवार ने उनका स्वागत किया था। सीएम मान ने बताया है कि उन्होंने अपनी नन्ही परी का नाम रखा है नियामत कौर। मीडिया से बात करते हुए सीएम मान भावुक भी हो गए और अरविंद केजरीवाल का भी उन्होंने जिक्र किया। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।